हेलो दोस्तों, आइए हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद राजन सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th के बायोलॉजी के जो फर्स्ट चैप्टर में मनुष्य में पाचन तंत्र के बारे में देखना होता है। उसको आज हम देखेंगे कि मनुष्य में पाचन तंत्र का बनावट क्या होता है और इसमें जो भोजन के पाचन होते हैं वो कैसे कैसे भोजन पचता है और कौन से भोजन कहाँ पे जाके पचता है, आज हम उसके बारे में देखेंगे। देखिए, घबराइएगा नहीं, यह एकदम हम बेसिक तरीक़े से बता दे रहे हैं और यह जो क्वेश्चन है हम बेसिकली एग्ज़ाम के व्यू से बता दे रहे हैं और आराम से समझे रहिएगा तो आराम से अपने से लिख सकते हैं। इसलिए आप खूब अच्छा से ध्यान करके इसको समझिएगा। देखिए मनुष्य के जो पाचन तंत्र होते हैं ना, उसका बनावट कुछ इस प्रकार से होता है। इसी तरह से हम बना के फिगर को और समझते हैं। और पाचन तंत्र जो होते हैं मनुष्य के शरीर में इसी तरह से होबे करता है। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका नाम लिख देते हैं। नाम लिख के समझने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी। तो सबसे पहले हम सबका नाम लिख देते हैं कि भोजन कहाँ कहाँ पे जाता है और किस अंग का नाम क्या होता है। तो देखिए, जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं ना तो सबसे पहले भोजन मुँह में ग्रहण करते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। और मुँह में जो खाली स्थान होते हैं ना, इसलिए मुँह को मुख गुहा कहा जाता है। मुख गुहा, मुंह में खाली स्थान होने के कारण इसको मुख गुहा कहा जाता है। उसके बाद मुंह से जो भोजन है इस नली में आता है और इस नली का जो नाम हो जाता है उसका नाम होता है ग्रास नली, जिसको हम ग्रसनी भी कहते हैं, ग्रास नली। उसके बाद जो भोजन है इस ग्रास नली के बाद इसमें आ जाता है, इसका नाम होता है अमाशय। इसका नाम क्या हो जाता है, अमाशय। अमाशय। उसके बाद जो भोजन है, अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में आ जाता है। ये जो भाग देख रहे हैं आपको नील जैसे नली का, इसका नाम होता है छोटी आंत। तो हम नाम लिख देते हैं इसका, छोटी आंत। उसके बाद यह जो भोजन है अब बड़ी आंत में चला जाए। मोटा वाले जो नली देख रहे हैं इसका नाम होता है बड़ी आंत, बड़ी आंत। उसके बाद देखिएगा तो अमाशय के नीचे भी एक भाग है जिसका नाम हो जाता है अग्नाशय। इसका नाम हो जाता है अग्नाशय, अग्नाशय। उसके बाद इधर आइएगा तो यही मेरा यकृत होता है। ये जो बड़ा वाले भाग देख रहे हैं यही यकृत होता है, तो इसका भी नाम हम लिख देते हैं यकृत। उसके बाद यकृत के थोड़ा सा ही बगल में एक ग्रंथि होती है, एक थैली होती है जिसका नाम हो जाता है पित्ताशय, पित्ताशय। अब देखिएगा लगभग सभी का नाम लिखा गया है, ये सभी का नाम लिख देना होता है। अभी हम देखते हैं कि जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो उनका पाचन कहाँ कहाँ पे होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहले आप समझ जाइए कि भोजन का पाचन होता है क्या है। तब भोजन के जटिल अणुओं को एंजाइम की सहायता से सरल अणुओं में तोड़ देना ही पाचन कहलाता है। उसके बाद जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले मुंह में ग्रहण करते हैं। तो मुंह में मुख गुहा में लाला नामक ग्रंथि होती है और इन ग्रंथियों से बहुत ज़्यादा मात्रा में लार स्रावित होते हैं और उन लार में एमाइलेज नामक एंजाइम होते हैं जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करते हैं। मुंह में लाला नामक ग्रंथि होते हैं, इन ग्रंथियों से लार स्रावित होते हैं और उन लार में एमाइलेज नामक एंजाइम होते हैं जो भोजन में जितने सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य मुँह में होता है। यानी सबसे पहला बार भोजन का पाचन जो शुरू होता है मुँह से शुरू हो जाता है। इसलिए डॉक्टर वगैरह लोग सलाह देते हैं कि भोजन करते समय पानी नहीं पीना चाहिए या भोजन कर लेने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, कुछ देर बाद पानी पीना चाहिए, ताकि अगर पानी पिएंगे ना तो लार को पतला कर देगा जिससे एंजाइम में पतला हो जाएंगे और भोजन को अच्छा से नहीं पचा पाएंगे। उसके बाद इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुँह में हो जाता है। उसके बाद जो भोजन है इस ग्रास नली के माध्यम से अमाशय में आता है। तो यह जो ग्रास नली है ना, इसमें भोजन पचता नहीं है, यह केवल एक नली है, भोजन आने का केवल यह रास्ता है। इसमें जो भोजन है कर्मकुचन विधि द्वारा आता है। कर्मकुचन विधि ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए जहाँ पे भोजन आएगा वहाँ पे फैल जाएगा, जहाँ से भोजन हटेगा वहाँ पे सिकुड़ जाएगा। इसी तरह भोजन शिथिलन और फैलन होते हुए अमाशय में आता है, कर्मकुचन विधि जिसको हम कहते हैं। कर्मकुचन विधि जैसे मान लीजिए आप लोग फेरो लवली वगैरह का यूज करते होइएगा, तो फेरो लवली से जब हम लोग पाउडर वगैरह बाहर निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे दाब के आराम से निकालते हैं, जैसे पूछ निकलता है बाहर पाउडर। उसी तरह से जो भोजन है इस ग्रास नली में कर्मकुचन विधि द्वारा आता है अमाशय में।
अगर भोजन डायरेक्ट मुंह से अमाशय में गिरता ना तो चोट लग सकता था, घाव हो सकता था। इसलिए जो भोजन है धीरे धीरे कर्मकुचन विधि द्वारा अमाशय में आता है। इस ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन होता है अमाशय में। जब भोजन अमाशय में आता है ना तो अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक इसी में रहते हैं। अमाशय में जठर नामक ग्रंथि होती है। इन ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है भोजन को पचाने में भी मदद करता है और साथ ही साथ इसमें पेप्सिन और श्लेष्मा भी स्रावित होते हैं। ये सभी भोजन को पचाने में सहायक करते हैं। अमाशय में जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन इस सब का पाचन अमाशय में होता है। अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहते हैं। उसके बाद जो है अमाशय के बाद भोजन आ जाता है छोटी आंत में। यह जो कुंडली जैसे आप नलिका देख रहे हैं ये छोटी आंत है और छोटी आंत में भोजन आता है। तो छोटी आंत में जो भी भोजन अगर ऊपर नहीं पचे हुए हैं इन सभी भोजन को पचाने का कार्य छोटी आंत का होता है, यानी छोटी आंत में भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। छोटी आंत में क्या होता है कि देखिए यहाँ से अमाशय के नीचे अग्नाशय है। इस अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है जो पाचन की क्रिया में महत्व करता है। यह जो अग्नाशयी रस है यह भोजन को पचाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इससे निकलता है ट्रिप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइम निकलते हैं और वह जो एंजाइम है इससे निकल करके और छोटी आंत में आ जाता है। उसके बाद यह यकृत को देखिएगा तो यकृत से पित्त स्रावित होते हैं, पित्त बनते हैं इसमें और वह जो पित्त है एक पित्ताशय में आके जमा हो जाता है। इसका नाम है पित्ताशय। इसी पित्ताशय में पित्त आके जमा हो जाते हैं और इस पित्ताशय से पित्त निकल करके और छोटी आंत में आ जाते हैं और ये सभी मिलजुल के जो भी भोजन ऊपर नहीं पचे हुए हैं इन सभी भोजन को छोटी आंत में पचाने का कार्य करते हैं। उसके बाद जब भोजन पच जाता है यहाँ पे तो यह जो छोटी आंत है जहाँ पे आके बड़ी आंत से मिलती है तो छोटी आंत के आंतरिक भागों पर यानी नली के अंदर वाली दीवार पर अंगुड़ी जैसे प्रवर्ध निकले रहते हैं जिनका नाम होता है दीर्घरोम। और यह दीर्घरोम का कोनो विशेष कार्य नहीं होता है, केवल अवशोषण करना इसका कार्य होता है। उसके बाद जो अनपचे हुए भोजन है जिसका कोनो कार्य नहीं है, जो अपशिष्ट पदार्थ है वह बड़ी आंत में चले जाता है और बड़ी आंत के माध्यम से गुर्दा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। उसके बाद इसमें जो भी पोषक तत्व पच गए हैं तो पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक जाना चाहिए। तो ब्लड से यहाँ संपर्क में रहता है और ब्लड के माध्यम से जो भी पोषक तत्व है शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक चले जाते हैं और कोशिकाओं में वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है और वहाँ से ऊर्जा हमको मिल जाता है और अपशिष्ट जो पदार्थ है वो बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत की सहायता से गुर्दा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। उसके बाद देखिएगा यह जो ग्रास नली है इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सब कुछ दिया जाता है इसलिए इसके बारे में जान लेना जरूरी होगा। उसके बाद जो ये अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक इसमें रहता है। उसके बाद अग्नाशय से अग्नाशयी रस छोटी आंत, यह जो छोटी आंत है ना ये कहने के लिए केवल छोटी आंत है। इसकी जो लंबाई होती है ये आहार नाल के सबसे लंबी वाले भाग छोटी आंत ही होता है। इसकी लंबाई लगभग 7 मीटर तक होती है। पूरे आहार नाल को अगर कहा जाए तो मुंह से लेकर गुर्दा द्वार तक ये सभी आहार नाल कहलाता है जिसकी लंबाई 9 मीटर होती है, जिसमें 7 मीटर अकेले छोटी आंत की लंबाई होती है। छोटी आंत में जो भोजन है पूर्ण रूप से पच जाता है। उसके बाद जो अनपचा हुआ भोजन है बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत के द्वारा गुर्दा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। यही मेरी पाचन तंत्र है। और देखिए जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो इसको खूब सजा के इस तरह से पॉइंट दे दे के लिख देना होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि भोजन का पाचन क्या है। तो भोजन का पाचन क्या है, तो भोजन के जटिल अणुओं को एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे यानी सरल अणुओं में तोड़ देना ही भोजन का पाचन कहलाता है। उसके बाद सबसे पहले हम भोजन मुख गुहा में ग्रहण करते हैं। तो मुख गुहा में लाला नामक ग्रंथि होते हैं। इन ग्रंथियों से लार स्रावित होते हैं और लार में माइलेज नामक एंजाइम होते हैं जो भोजन के कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करते हैं। उसके बाद ये ग्रास नली, तो ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें जो भोजन है कर्मकुचन विधि के द्वारा अमाशय में आता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। उसके बाद ये अमाशय में, तो अमाशय में जो भोजन है 4 घंटे तक रहते हैं और अमाशय में जठर नामक ग्रंथि होती है जिससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा और पेप्सिन नामक एंजाइम निकलते हैं और इस भोजन को लगभग पचाने का कार्य करते हैं। और इसमें जो भोजन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इसी में पचते हैं। उसके बाद जो बचे खुचे भोजन है वो आ जाते हैं छोटी आंत में। छोटी आंत कहने के लिए केवल छोटी आंत है, इसकी लंबाई 7 मीटर होती है और इसमें भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। उसके बाद ये बड़ी आंत, तो बड़ी आंत में जो अनपचे हुए भोजन है यह गुर्दा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद ये पित्त,
पित्त का कार्य, कभी कभी लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि पित्त का कार्य क्या होता है। तो जो पित्त होते हैं ना, वो भोजन को पचने में भी मदद करता है, और जो भी वसा हम लोग खाए रहते हैं, वो वसा को तोड़ने का कार्य पीते का होता है। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप।